गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 3 जून। हम देखेंगे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को, साथ ही हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को भी। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किसने जीवन रक्षक तकनीक यानी कि लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया गया है। तो जो अभी सी टैप लॉन्च किया है किसके द्वारा किया है, तो यह WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। अब चलिए हम थोड़ा जानते हैं कि जो सी टैप है वह क्या है। तो इसके बारे में देखिए, सी टैप का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। यह कदम तब उठाया गया है जब 37 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संगठन से निपटने के टीकों, जितने भी वैक्सीन है, दवा और अन्य जितने भी नैदानिक उपकरणों की समान स्वामित्व की अपील की है। तभी WHO के द्वारा ऐसा सी टैप को विकसित किया गया। अब चलिए, WHO जो है अभी खबरों में था क्योंकि अमेरिका का क्या हुआ है, तो WHO से अभी बाहर हो गया। तो ये आपको याद रखना है, इसको फंडिंग देना बंद कर दिया। अब हम देखिए यहाँ पे 4 संगठन की बात की गई है, चारों को हम थोड़ा बारी बारी से देख लेते हैं। पहला है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। तो जैसा कि पता होगा कि जो विश्व बैंक है इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1944 में हुआ था। साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास, यानी कि विश्व बैंक के जो प्रेसिडेंट है वे कौन है, तो डेविड मालपास। अगला देखिए यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में आप इसका फुल फॉर्म तो जान रहे हैं कि यूनेस्को को क्या कहते हैं। तो चलिए थोड़ा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि यूनेस्को के बारे में जानते होंगे, इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका गठन हम थोड़ा जानते हैं कि इसका गठन कब हुआ था यूनेस्को का, तो यूनेस्को को 1945 में गठित किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है, तो फ्रांस के पेरिस में है। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है, जो हेड है, वे कौन है, तो ऑद्रे अजूले। तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा देखिए WHO, जिसका अभी जिक्र किया जा रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो WHO है इसको पिछले माह ही बताया गया था कि अप्रैल मंथ में इम्पोर्टेंट डे मनाया गया था 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को क्या, तो इसका गठन किया गया था कब, तो 1948 में। तो WHO के बारे में भी जानना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है। तो जिनेवा कहाँ आपको पता होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। साथ ही इसके हेड कौन है, तो टेड्रोस एडानम। अगला है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र डे कब मनाया जाता है, तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को। तीन चारों को आपको यहाँ से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन थे ये सभी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो बताया जा रहा है कि अश्विनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नए प्रबंधक के रूप में यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में चुना गया है। तो यह देखिए बैंकों का नाम दिया गया है। तो अभी भारतीय स्टेट बैंक के रूप में यह चुने गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। नाम क्या है, अश्विनी भाटिया। अब चलिए हम यहाँ से थोड़ा जीके को देख लेते हैं। पहला क्या है, तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो स्टेट बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 को। अब चलिए हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि पहले इसे क्या क्या नाम से जाना जाता था। 1806 में कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से एक बैंक का स्थापना हुआ था। बाद में इसमें 2 अन्य बैंक का विलय हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। यानी कि बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, देख रहे हैं तीनों प्रेसिडेंसियों की एक बैंक है। और इन तीनों को मिलाकर क्या किया गया था, तो एक बैंक का नाम रखा गया था। उस बैंक का नाम था भारतीय शाही बैंक यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में देख सकते हैं जो शाही बैंक है यह किस ओर निर्देशित कर रहा था, तो शाही ब्रिटेन के जो वहाँ के राजा हैं उन्हीं की तरफ, रानी हैं उन्हीं की तरफ बता रहा था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसीलिए इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो कब किया गया, तो वही डेट आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1955 को। अब चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड में क्या है, तो पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक भी भारत के काफ़ी ज़्यादा पुराना बैंक है। इसकी जो गठन हुआ था कब हुआ था, इसकी स्थापना 1894 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो उस समय जो अविभाजित पंजाब था यानी कि पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब और भारत के हिस्से वाला पंजाब दोनों का भी मिला दे तो वो पूरा पंजाब क्षेत्र कहलाता था। तो वहीं पे
इसका गठन हुआ था, और उसका गठन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि जो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो अभी जो पाकिस्तान में लाहौर है वहीं इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो इसका मुख्यालय अब कहाँ कर दिया गया है, तो ये भी याद रखना है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका टैगलाइन आपको पता होगा पीएनबी का क्या है, टुगेदर फॉर द बेटर। और ये जो एसबीआई है उसका टैगलाइन क्या है, द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। तो इतनी सारे बातों आपको यहाँ से याद रखना है। अब चलिए हम अगले, और देखिए यहाँ पे नाबार्ड की बात की जा रही है। तो नाबार्ड के बारे में तो आपको बताया गया था कि इसका गठन कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। और सिडबी का 1990 के एक अधिनियम के तहत 1992 में, 90-92 दोनों याद रखने को बताया गया था। अब चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न में देखें तो बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी यानी कि प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी कौन सी बन गई है, तो देख सकते हैं ऐसा स्पेस एक्स बना। चलिए ये प्राइवेट कंपनी है, कौन है, तो स्पेस एक्स। इलोन मस्क कौन है, तो इसकी जो आपको पता होगा स्पेस एक्स है उसके जो प्रमुख है वे कौन है, तो इलोन मस्क हैं। बोइंग भी अमेरिका के, सारे अमेरिका की कंपनी है। देख सकते हैं ब्लू ऑरिजिन के बारे में आपको पहले ही बताया गया था कि यह निजी कंपनी है, किनकी है, तो जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं, अमेजोन के मालिक हैं, तो उन्हीं का यह कंपनी है कौन, ब्लू ऑरिजिन। अब आप यहाँ से चलिए एक बात आपको बताया जाता है जो प्रमुख संगठन है, कौन कौन से देश के स्पेस एजेंसी हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पहला अमेरिका के जो नेशनल वहाँ के स्पेस एजेंसी है उसका नाम तो सबको जानता है, क्या है, नासा है। तो नासा के बारे में तो जानता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे देश का कौन सा है, तो हमारे देश का इसरो है। तो इसका आप जानते होंगे इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चाइना का याद रखिएगा, चाइना काफ़ी ज़्यादा अभी खबरों में है। तो चाइना का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो CNSA। क्या है, CNSA। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और एक जापान का भी याद रखिए, तो जापान का क्या है, जाक्सा। आप समझ सकते हैं जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ये आपको याद रखना है, ये एक्स है लेकिन इसको एक्सप्लोरेशन कहते हैं, EX आगे एक्सप्लोरेशन इसको कर दीजिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए किन किन व्यक्तियों को भेजा गया यहाँ पे बताया गया। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो अभी यह किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन देख सकते हैं, यह जो हमारे अभी खेल मंत्री हैं वो समझ सकते हैं कौन है ऑप्शन में, तो देखिए किरेन रिजिजू। तो इन्हीं के द्वारा यह किया गया। देखिए यहाँ पे बताया गया है जो यह हमारे क्या है, किरेन रिजिजू खेल मंत्री हैं, साथ ही केंद्रीय युवा कार्य मंत्रालय में भी मंत्री हैं। उन्होंने एक वेबिनार के बारे में बताया गया था। जैसे सेमिनार में लोग एक दूसरे से सामने जाकर मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं, लेकिन वेबिनार वेब प्लस सेमिनार आपको बताया गया था कि वेब मतलब जितने भी इंटरनेट संबंधी मामले हैं, तो इंटरनेट से मुलाकात हुआ तो उसी को क्या कहेंगे, वेबिनार। तो आप इसे समझ सकते हैं। तो एक वेबिनार के माध्यम से उद्घाटन किया गया है जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश के कई विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय खेलों संघों के नेशनल जो स्पोर्ट्स फंड है के सहयोग से किया गया है। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि 2020 फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली क्रिकेटर कौन बने हैं, तो फोर्ब्स अमेरिका की एक क्या है, तो कंपनी है। तो यह एक पत्रिका जारी करती है, तो 2020 के लिए जारी किया है, जिसमें 100 लोगों की लिस्ट जारी किया गया खिलाड़ियों का। उसमें मात्र एक क्रिकेटर का नाम है, तो सोच सकते हैं तो वे कौन सा क्रिकेटर है, पूछा जा रहा है। पैसों के मामले में सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में, तो सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में पूरे विश्व में विराट कोहली है 100 खिलाड़ियों में। सोच लीजिए 100 खिलाड़ियों में मात्र एक क्रिकेटर है, वह भी कौन है, विराट कोहली है। बाकी सब अन्य खेल से रिलेटेड हैं। जैसा कि देख सकते हैं इसमें विराट कोहली फिर भी उनका जो पायदान है देख सकते हैं कहाँ है, तो 66 नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, तो देख सकते हैं जो पहला नंबर वे जो स्विट्जरलैंड के स्विस खिलाड़ी आप समझ सकते हैं, जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। तो इन्हीं ये पहले स्थान पे हैं। तो याद रख सकता है इनका जो कमाई है वो देख सकते हैं 106
$1.3 मिलियन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अन्य का भी नाम बताया गया। सेकंड पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, उससे थोड़ा ही कम है लियोनेल। ये तीनों देख सकते हैं काफ़ी करीब में है। तो विराट कोहली का आपको स्थान याद रखना है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में क्रिकेटर से आगे कौन है, तो फुटबॉलर हैं, क्योंकि फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि है पूरे विश्व भर में। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है। तो अभी एक चक्रवाती तूफान आया है, वह आज ही टकराने वाला है। जो आप समझ सकते हैं, ये हमारा देखिए, ये जो साउथ इंडिया है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं ये गुजरात वाला पार्ट हो गया, नीचे यहाँ पे महाराष्ट्र। तो इसी से आज टकराने वाला है एक चक्रवात। तो उसका नाम क्या दिया गया है, तो उसका नाम निसर्ग दिया गया है। अब चलिए आपको ये जानना है कि जो चक्रवात है वो क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा, समुद्री क्षेत्र में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे जो पानी है, हवाएं हैं, गर्म होकर क्या होती है, तो ऊपर उठती है। तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है, इसलिए हवाएं चारों ओर से भरने के लिए वहाँ पे पहुँचती है। तो वो एक तरह का मौसमी हलचल होता है, उसे क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। अब यहाँ पे बात है कि चक्रवात का नाम किस प्रकार रखा जाता है। कभी देखें ओखी रखा जाता है, तो यह नाम कैसे तय किया जाता है। तो चलिए हम अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा जानते हैं कि विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग को चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। एक इसमें पूरा सिस्टम होता है, कैसे कैसे रखा जाता है हम देख लेते हैं। पहले जो आपको अगर एशिया का मैप ध्यान में होगा, तो यहाँ पर 8 देश का आपका नाम याद रखना है। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये सभी की सीमा आप देख रहे होंगे, समुद्री सीमा लगती है। तो एक साथ मिलकर ये 8 देश 8 नाम तय करते हैं। तो समझ लीजिए जिन 8 देश का नाम लिया गया, ये सभी मिलकर 8 नाम तय करते हैं। तो टोटल कितना नाम हो जाता है, 64 नाम। तो प्रत्येक, तो इन्हीं 64 नाम में से एक नाम जो जिन भी देश के द्वारा तय किया जाता है, उसके पहले अक्षर से चुना जाता है, और बाद में उसको स्पष्ट रूप से जिन जिन देश तक यह चक्रवात पहुंचता है, वहां से सुझाए गए देशों के नाम के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है, फिर नाम तय किया जाता है। तो इसमें काफ़ी एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही कोई देश नहीं रख देता है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि MSME, ये पहले ही बताया गया था 21 अप्रैल के मंथ में कि चैंपियंस पोर्टल एक लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, MSME। तो यह एक मंत्रालय भी है, और MSME कई बार बताया गया क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो क्या कहेंगे हिंदी में, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, स्मॉल मीन्स लघु, मीडियम मीन्स मध्यम, अर्थात सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग। तो ये जितने भी छोटे उद्योग हैं उन्हीं के लिए अभी एक पोर्टल प्लेटफॉर्म लाया गया है। कौन सा प्लेटफॉर्म, चैंपियन प्लेटफॉर्म, पहले भी बताया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह किसने लॉन्च किया है अभी। तो यह हमारे जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओलंपिक चैंपियन बॉबी मोरो का निधन हो गया, वे निम्न में से क्या थे। तो देख सकते हैं वे एक रनर थे, वे धावक थे। एक बार देख सकते हैं उन्होंने पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं। तो मेलबर्न में जब ओलंपिक हुआ था 1956 में, तो उन्होंने देखिए 100 मीटर की रेस में 200 और 400 इन तीनों में स्वर्ण पदक जीत चुके थे। तो काफ़ी बड़ी इनकी ख्याति थी, अब जैसा कि आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 पर एक पुस्तक बिहाइंड द मास्क, एक पुस्तक लिखा गया है, कौन सा, तो बिहाइंड द मास्क या किसके द्वारा लिखा गया। या जो पुस्तक है कोविड-19 का पूरा डिटेल इसमें बताया गया, इस पुस्तक में देख सकते हैं यही पुस्तक है। लेखक का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, मोहम्मद मनन। तो यह जो पुस्तक है कोविड-19 कहाँ से कैसे कहाँ से यह इसका ओरिजिन क्या था कोविड-19 का होने का, कैसे कैसे फैला, तो ये पूरा डिटेल इस पुस्तक के माध्यम से बताया गया है। और चलिए 10वां प्रश्न है कि अभी देख सकते हैं जितने भी जो वेश्यावृत्ति होती है, सेक्स वर्कर होते हैं, उनके लिए एक डे मनाया जाता है। तो देख सकते हैं यह डे कब मनाया जाता है, तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यह 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून का और बताया गया था कि तेलंगाना का अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है 2 जून को। ये हम कल के प्रश्नों का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एक व्यक्ति कल मिले थे, वे बोल रहे थे कि जो रिवीजन कराते हैं वे काफ़ी अच्छा है, जो पुनः रिवीजन हो जाता है पिछले दिन के। तो चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था कल का, पहले करना क्या है, आपको वीडियो को रोकना है, खुद से आंसर करने का प्रयास करना है। विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया, तो यह आपको पता होगा, यह 1 जून को मनाया गया। साथ ही आपको आप चलिए कमेंट में बताना है कि भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए बताया गया था कल कि हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, तो ये क्या थे? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ये गायक थे। अगला प्रश्न कल से रिलेटेड था कि माई लाइफ माई योगा या किनके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वीडियो को आपको रोक के आंसर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए बीसीसीआई द्वारा नामित किया गया? तो रोहित शर्मा को किसके लिए किया गया था? तो आपको पता होगा जो राजीव गांधी खेल रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल संबंधित भारत में, उसके लिए। और बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए किन्हें किया है? तो शिखर धवन के, इनके अलावा एक और किनको? तो ईशांत शर्मा को किया गया था, और एक महिला खिलाड़ी थे उनका भी किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे AI फॉर यूथ, यानी कि यहाँ पे समझ सकते हैं यह किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर देखिए रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कल का ही था कि FSSAI के नए प्रमुख के अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? तो यह अरुण सिंघल को चुना गया था। FSSAI के बारे में कल डिटेल में बताया गया था और सभी का यहाँ पे बताया गया। अगला प्रश्न कल का था कि श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण का शुरू किया है, एक फर्म किया है, या किसके साथ साझेदारी के साथ? तो यह TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ ऐसा उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को 445 करोड़ रुपए की राशि दी गई? तो देख सकते हैं अभी ऐसा किसको दिया गया था? छत्तीसगढ़ को दिया गया था। कल ही के न्यूज़ में था मेघालय को भी कुछ राशि दिया गया है इसके अंतर्गत। तो राशि आपको याद नहीं रखना है, काफ़ी पेचीदा हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि इसका क्या है, जल जीवन मिशन। तो इसके अंतर्गत हर घर तक जो जल से नल है, आप समझ सकते हैं, नल के माध्यम से जल पाइप के थ्रू पहुंचाया जाएगा। इसका जो डेड लाइन है, इसकी सीमा है कब तक रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा? तो 2024 तक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी किया था? तो ये आपको पता हो गया, नेशनल या स्वच्छ भारत मिशन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में FDI, यानी कि आप समझ सकते हैं जो FDI है उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन देखिए, इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।